Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the topic of nuclei for CBSE Class 12 and various state board syllabus. These videos are extremely useful for concept clearance in IIT SND NEET. Please watch the videos till the end to get a clarity on the topics discussed. ओके बच्चा पार्टी, तो कल हमने देखा कि भाई साहब न्यूक्ली में आपने दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक होता है न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है इलेक्ट्रो जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना। तो आपका दो न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर आपके भाई साहब एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं ये सारे, ठीक है। न्यूट्रॉन्स की हम बातें नहीं कर रहे हैं क्योंकि न्यूट्रॉन्स आर अनचार्ज पार्टिकल्स। तो ऑब्वियसली तो आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, द न्यूक्लियर फोर्स इट एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन and also exists between protons and neutrons. Basically जो न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट करता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी बीच में एक्ट करता है। क्लियर है? यहाँ पे है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट कर रहा है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट कर रहा है। इनफैक्ट सारे न्यूक्लियॉन्स के बीच में ये एक्ट करेगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है, दो प्रोटॉन्स है, तो इनके बीच में भाई साहब किस टाइप का फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। और ये रिपल्सिव फोर्स भाई साहब आपका कूलम फोर्स है बेसिकली, विच इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये इस तरह से आपका रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। लेकिन एक अद्भुत कारनामा हम क्या देखते हैं कि जब भी हम इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, जैसे जैसे हम इनको करीब लाते जाएंगे, क्या ये फोर्स भी बढ़ता जाएगा? फोर्स बढ़ता जाएगा भाई साहब, क्योंकि आपका R कम होता जा रहा है, ठीक है। R जैसा भी कम होता जाएगा तो ये फोर्स जो है तो आपका रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इनको करीब लाते जाएंगे, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 फेम्टोमीटर, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर, हमको दिखता है कि इनके अंदर एक फोर्स चालू होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत भयंकर रूप से स्ट्रांग होता है, ठीक है। ऑल्दो इट वर्क्स फॉर अ वेरी शॉर्ट रेंज, ठीक है, ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग होता है, इट इज सुपर स्ट्रांग, ठीक है। और ये न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगा भाई साहब? इन दोनों प्रोटॉन्स को बहुत ज्यादा करीब लाएगा, ठीक है। और ये इतने ज्यादा करीब आ जाएंगे कि मतलब इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हम जीरो मान सकते हैं, ठीक है। दिस न्यूक्लियर फोर्स विल बी सुपर स्ट्रांग। ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और आपने देखा कि लेकिन इसका एक प्रॉब्लम क्या है कि एक पर्टिकुलर रेंज में ही ये काम करता है। जैसे ही आप भाई साहब 0.8 फेम्टोमीटर तक आ जाते हैं, ठीक है, तब भाई साहब उसके बाद ये जीरो आउट हो जाता है। मतलब आते 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 इतने क्लोज अगर आप आ गए हैं उसके बाद ये काम नहीं करेगा। सो इट वर्क्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट रेंज फोर्स। दिस इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। लेकिन एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को रिटेन करने के लिए ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? वरना तो भाई साहब सारे प्रोटॉन्स चिटक जाएंगे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स चलो नहीं चिटकेंगे, लेकिन प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स तो चिटकेंगे, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स, ये आपका न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, सारे फोर्सेस से ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। दिस इज वेरी सुपर स्ट्रॉन्ग फोर्स। हाउएवर इट्स अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ये छोटे से एरिया, मतलब छोटे से लेंथ से और थोड़े से लिए एक्ट करता है। इट एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट रेंज, ठीक है। ओके ओके ओके। तो इसका मतलब हम यहाँ पे देखो न्यूक्लियर फोर्सेस, द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग विद इन द न्यूक्लियस और अमंग द न्यूक्लियॉन्स आर कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्सेस। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भाई साहब कूलम फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। दिस न्यूक्लियर फोर्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, ये हमने कल देखा था कि जैसे R को आप रिड्यूस करते जा रहे हो, R दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूट्रॉन्स, इसको आप रिड्यूस करते जा रहे हो, आप फाइनली आ गए कहां पे भाई साहब? एक ऐसे पॉइंट पे आ गए जहां पे आपका भाई साहब न्यूक्लियर फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जो मतलब रिपल्शन का इफेक्ट है उसको पूरा डाई आउट कर देगा। तो अभी एक साथ रहेंगे ये, ठीक है। लेकिन इससे कम में अगर आपका डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, इससे कम में अगर आपका डिस्टेंस हो तो आपका भाई साहब अगर इस पॉइंट को हम लेंगे तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.8 फर्मी मीटर, ठीक है। तो आपका ये वाला जो है अप्रोक्सीमेटली 1 यहां से चालू हो जाता है 1.2 फर्मी मीटर और यहां से आपका भाई साहब डिक्रीज चालू हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली ये जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक शॉर्ट रेंज फोर्स है बेसिकली। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली
to zero as the distance is more than femtometers, ठीक है. This leads to saturation of forces. तो न्यूक्लियर फोर्स पटक से नीचे गिरता है, ठीक है, जैसे जैसे भाई साहब और डिस्टेंस आप कम करते जाएंगे, ठीक है. तो इसीलिए हम इस टाइप के फोर्स को क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का है, ठीक है. ये फोर्स आपके शॉर्ट रेंज ऑर्डर का है, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस इज मिनिमम एट डिस्टेंस आर नॉट, ठीक है. और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब ये आपका मिनिमम हो जाएगा. मिनिमम क्यों हो जाएगा भाई साहब, द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देखो दो सेम चार्ज के जो प्रोटॉन्स हैं उनका जो पोटेंशियल एनर्जी वो किस वजह से होगा, किस वजह से होगा, उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उसके वजह से होगा. तुम बोल रहे हो भाई साहब जब तुम ऐसे स्थिति पे पहुंच गए हो जहां पे तुम्हारा न्यूक्लियर फोर्स इतना ताकतवर हो गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ऑलमोस्ट जीरो आउट हो गया है, तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, दो सेम चार्ज पार्टिकल्स हैं, तुम जितना इनको भाई साहब पास लाते जाओगे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी ना, सिस्टम अनस्टेबल होता जाएगा, है ना, रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जा रहा है. तो दो सेम चार्ज पार्टिकल्स है, जैसे समझ दो प्रोटॉन्स हैं, इनको तुम अगर पास लाते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि रिपल्शन बढ़ रहा है, सिस्टम की इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है. लेकिन एक सर्टेन दायरे को क्रॉस करने के बाद तुम्हारा न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है, और ये न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, इनको भाई साहब और पास लाता है. तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इनके पास आने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है वो है रिपल्सिव फोर्स. अभी क्या हो रहा है उल्टा, मतलब ये पास आ रहे हैं क्यों, क्योंकि इनके बीच में अभी अट्रैक्टिव फोर्स हो गया है, कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स. तो आप बताओ इस डिस्टेंस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी. क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स के इंपैक्ट को तो आप रिड्यूस कर दे रहे हैं ना भाई. आपका न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग हो गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसके वजह से ये रिपल्स कर रहे थे वो रहा ही नहीं, तो काहे का फिर आपका एनर्जी रहेगा, सिस्टम का एनर्जी रहेगा ही नहीं, ठीक है. द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम फोर्स और द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. तो आपका भाई साहब ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ, दिस इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. कल हमने भाई साहब ये वीडियो देखा था, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज अबाउट, ये आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, 10⁻36 टाइम्स एज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. हम करेंगे इसको, आपका रेशियो आएगा अभी, ठीक है. रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज अबाउट 10⁻36 टाइम्स एज ग्रेटर एज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम. दो प्रोटॉन्स हैं, उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है, दो प्रोटॉन्स, रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, किसकी वजह से होगा, रिपल्सिव फोर्स किस वजह से होगा, कूलम फोर्स ना भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, यही वाला ना जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये वाला फोर्स है रिपल्सिव फोर्स. तो इसके वजह से भाई साहब 10⁻36 टाइम्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के, मतलब आपका कूलम फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा है, ठीक है. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. और ये क्यों होगा, क्योंकि आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड मास के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है. आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है आपका क्या, आपका फोर्स हो जाएगा G m1 m2 बाई आर स्क्वायर. एक जो दो प्रोटॉन्स हैं वो क्या ही मास के हैं, ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है भाई साहब उनका मास, तो क्या ही फोर्स ये जनरेट करेंगे. ऊपर से ये भी भाई साहब 10⁻⁻11 है, ठीक है, तो बहुत ही कम फोर्स होगा, तो ऑब्वियसली आपका Q1 Q2 भारी पड़ जाएगा, ठीक है. एक तो भाई साहब आपका जो कांस्टेंट का फैक्टर है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या है, 9 इंटू 10⁻9 है, ठीक है, 9 इंटू 10⁻9 है. आप समझ रहे हैं इस चीज को, 9 इंटू 10⁻9 है, और आपका चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये हो गया कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन भाई साहब आर स्क्वायर, लिख सकते हैं हम ऐसा, है ना, ठीक है. ये हो गया क्या आपका भाई साहब, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा भाई साहब क्या, जी की वैल्यू कितनी होती है, नहीं, अरे भाई साहब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर रहा हूं. हाँ बोलो बोलो, 6 पॉइंट नहीं, 10⁻⁻11 में है. अरे यार इसका क्या हो गया, जरा गूगल में. ओके पीपल, वी विल कंटिन्यू विथ न्यूक्ली, ओके, एंड वी विल एंटर इनटू रेडियो एक्टिविटी नाउ, ठीक है. ओके सो व्हाट इज बेसिकली रेडियो एक्टिविटी. अरे बोला ना बोला भाई साहब, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, न्यूक्लियस का फ्यूजन या न्यूक्लियस का फिजन,
ईदर अब्सॉर्बिंग एनर्जी और गिविंग एनर्जी इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो आपने देखा भाई साहब न्यूक्लियस, द एनर्जी रिलीज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर फोर्स होता है जो न्यूक्लियॉन्स को एक साथ रखता है, और इस फोर्स में आप बढ़ोतरी या कमी करने से आप या तो न्यूक्लियर फिजन कॉज करेंगे या तो फ्यूजन कॉज करेंगे। ठीक है, सो द एनर्जी रिलीज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, द एनर्जी विच इज रिलीज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे आपका देखो Q इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर जूल्स इफ डेल्टा एम इज इन केजी, मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, सो आपने देखा भाई साहब Q क्या है, Q हो गया भाई साहब आपका डेल्टा एम इंटू 9, ये 1 AMU ऑफ मास, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट ऑफ मास गिव्स यू व्हाट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी। अगर ये 1 AMU ऑफ मास भस्मीभूत होता है तो वो कितना एनर्जी रिलीज करता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ओके, डेल्टा एम इज इक्वल टू भाई साहब आपने ये देखा, देखिए मास ऑफ आर मास ऑफ एम इंटू मास ऑफ, तो आपका भाई साहब डेल्टा एम मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, मास ऑफ आर माइनस मास ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, मास ऑफ माइनस प्रोटॉन्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये हो गया भाई साहब आपका मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया आपका क्या, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स is equal to delta m. Delta m is mass of reactants minus mass of products, where mass of reactants is, और ये हो गया mr हो गया आपका क्या, mass of reactants, mp हो गया क्या आपका mass of products, mr is greater than mp, तो q is greater than 0। ठीक है, so energy is released, the reaction is exothermic। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, एक्सोथर्मिक, जब mass of reactants आपका mass of products से ज्यादा हो। समझिए इस चीज को, जब mass of reactants is more than the mass of product, then what is happening, आपका मास कम हो रहा है, मतलब आपका क्या हो रहा है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज होगी। कैसे एनर्जी रिलीज होगी, ये जो डेल्टा एम है, ये डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के हिसाब से एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। ठीक है, सो दिस इज डिनोटिंग एनर्जी इज रिलीज एंड हेंस द रिएक्शन विल बी व्हाट, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अगर मास ऑफ रिएक्टेंट्स आपका मास ऑफ प्रोडक्ट से कम हुआ, भाई साहब मास ऑफ रिएक्टेंट्स इफ इट इज लेस देन द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, देन Q इज लेस देन 0, एनर्जी इज अब्सॉर्ब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, आपका एनर्जी अब्सॉर्ब हो रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज लेस देन द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज, तो आपका एनर्जी इज अब्सॉर्ब। देखो मास ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा है किससे, मास ऑफ रिएक्टेंट से, इसका मतलब क्या हो गया, आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी है। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी है इन ऑर्डर टू कंबाइन देम। ठीक है, सो दैट इज एनर्जी इज अब्सॉर्ब। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर, देखिए जितने भी आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ठीक है, फिजन या फ्यूजन, ठीक है, आपके क्या हो जाएंगे, एक्सोथर्मिक। एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे आपका देखो यहाँ पे 7N14 है नाइट्रोजन, 2H हीलियम है भाई साहब, ये क्या बना रहा है, 8O17 प्लस 1H1। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 14 प्लस 4, यहाँ पे क्या हो गया 18, 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 1 9 हो गया भाई साहब। ठीक है, सो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ अ रिएक्शन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी ग्रेटर देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स होगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। Binding energy of products will be greater than binding energy of reactants. Binding energy of products will be greater than binding energy of reactants. ठीक है, in endothermic reaction the total binding energy of products will be less than the total binding energy of the reactants. ठीक है, okay, in terms of binding energy, the energy released in a nuclear reaction is given by, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा भाई साहब, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, इतना एनर्जी आपका रिलीज होगा। अभी अगर ये पॉजिटिव आया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये अगर पॉजिटिव आया तो क्या हुआ रहेगा, एनर्जी क्या हुई रहेगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इफ इट इज मोर देन, तो आपका अगर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज मोर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, देन व्हाट हैज हैपेंड, एनर्जी एब्सॉर्ब होगी ना, एनर्जी, समझ में आ रहा है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, आपको ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी लग रही है प्रोडक्ट्स को रिटेन करने में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे आपका ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिलीज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन दिस।
ओके, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है भाई साहब? न्यूक्ली हैविंग लार्जर मास नंबर आर हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल क्यों हो जाएंगे? जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होगा, मतलब उतने ही ज्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भाई साहब न्यूक्लियस के अंदर होंगे, ठीक है। द न्यूक्ली हैविंग लार्ज मास नंबर आर हाईली अनस्टेबल एंड डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, फट से भाई साहब डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी भाई साहब डिसइंटीग्रेट होने की, ठीक है। क्योंकि देखो आपने देखा कहीं न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ओवर पावर कर रहा है किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, लेकिन कहां तक, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आपके न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो हो जाएगा, देन इट विल नॉट बी एबल टू रिटेन, फिर वो टूटेगा, ठीक है, वो टूटेगा और मास कम होएगा। सो ये डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो आपका अल्फा रेडिएशन हो सकता है, बीटा रेडिएशन हो सकता है, या गामा रेडिएशन आपका हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह के रेडिएशन से क्या हो जाएंगे? आपका मास नंबर में होगा रिडक्शन। बहुत ज्यादा जिनका, अभी देखो यूरेनियम 235 भाई साहब, इसका मास तो देखो, ठीक है, 235 न्यूक्लियॉन्स है इसके अंदर, मतलब इतने आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है इसके अंदर, विच इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है। और कोई भी बाइंडिंग एनर्जी इसको भाई साहब इतना बाइंड नहीं कर सकती, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो जैसे 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 मैं बोलूं अगर आपको कि ये एक बुक है, ठीक है, ये एक बुक है, लेट्स से पतली सी एक बुक है, आपने बाइंडिंग फ्लूइड यहाँ पे लगाया होगा, है ना, तो ये बाइंडिंग है, ठीक है। क्या उतने ही फ्लूइड से आप एक मोटी सी बुक को भी बाइंड करवा सकते हैं? और किसमें ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके पेजेस बाहर आ जाए? जो मोटी वाली बुक होगी, है ना। जितना ज्यादा आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा उनको भाई साहब रिटेन करके रखने को। अगर मैं इसको फाड़ू ना तो आपको यहाँ पे स्टिचेस नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ ऐसा एक बाइंडिंग फ्लूइड दिखेगा, लेकिन जो मोटी बुक्स होते हैं उसमें भाई साहब आपका स्टिचिंग वगैरह भी होता है, ठीक है। तो उसको बाइंड करके रखना ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। ये आपका वैसे ही इंटैक्ट रहेगा, लेकिन वो वाली बुक को बाइंड करके रखना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? मना पीपल आर, समझ में आता? सो व्हेन अ न्यूक्लियस डीकेज इट एमिट्स पार्टिकल्स और फोटॉन। जब एक न्यूक्लियस भाई साहब डीके होता है, व्हेन अ न्यूक्लियस डीकेज इट एमिट्स पार्टिकल्स या फोटॉन्स को ये भाई साहब एमिट करता है, ठीक है। द डीके प्रोडक्ट्स वर ओरिजिनली कॉल्ड अल्फा बीटा एंड गामा, इनको हम अल्फा बीटा एंड गामा बोलते हैं। इन जनरल रेडियो एक्टिविटी टेक्स प्लेस is heavy nuclei beyond lead in periodic, in general natural radioactivity takes place। तो जनरल हम देखते हैं भाई साहब इन जनरल आपका नेचुरल रेडियो एक्टिविटी टेक प्लेस हो रहा है इज हैवी न्यूक्ली बियॉन्ड लेड इन पीरियोडिक टेबल। तो ज्यादा करके जितने भी एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो लेड के बियॉन्ड हो पीरियोडिक टेबल में, उनमें हमको रेडियो एक्टिविटी दिखती है। छोटे छोटे लाइटर एलिमेंट्स में हमको ज्यादा करके रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखती है। रेडियो एक्टिविटी का मेन रीजन है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनको एक समेट कर रखना अभी भारी पड़ रहा है, तो ये चित्र बितर हो रहे हैं, ठीक है। ओके, सो इन जनरल नेचुरल रेडियो एक्टिविटी मतलब अपने ही आप से डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस टेक्स प्लेस इन हैवी न्यूक्ली बियॉन्ड लेड इन पीरियोडिक टेबल। देयर आर ऑल्सो नेचुरली रेडियो एक्टिव लाइक न्यूक्ली। कुछ कुछ आपके एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपका देखो पोटेशियम का 1419 ये नेचुरल रेडियो एक्टिव है, ठीक है। 14 जिसको आप कार्बन डेटिंग मेथड में बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। आपके जितने भी हिस्टोरिकल सैंपल्स होते हैं उनके एज को या फॉसिल के एज को डिटरमिन करने के लिए आप इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, ठीक है। रुबिडियम हो गया, ये लाइट न्यूक्ली है लेकिन ये भी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। दीज आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है। देयर आर आल्सो नेचुरल रेडियो एक्टिव light nuclei such as potassium, carbon and rubidium, ठीक है। It is not affected by physical and chemical conditions, ठीक है। A radioactive nucleus can disintegrate immediately or may take infinite time, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल कंडीशंस का रेडियो एक्टिविटी से कोई भी लेना देना नहीं है। आप उसके आजू बाजू किस तरीके का कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं कुछ मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को हम रोक सकते थे, समझ में आ रहा है। जैसे शर्नोबिल में भाई साहब डिजास्टर हुआ तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स चितर बितर हो गए भाई साहब, पूरे ग्राउंड में फैल गए, सब जगह चितर बितर हो गए। आज तक उस जगह पे एंट्री बैंड है, ठीक है। इतने सालों पहले वो हादसा घटा है लेकिन आज तक उस जगह पे एंट्री बैंड है। व्हाई? क्योंकि अगर आप कोई फिजिकल और केमिकल मेथड से इस रेडिएशन को रोक सकते थे तो अभी तक रोक लेते ना, है ना। लेकिन पॉसिबल ही नहीं है किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से। आपने भाई साहब जमीन के नीचे किसी चीज को गाड़ दिया यूरेनियम को, उसका रेडिएशन भाई साहब आएगा,
ऊपर तलक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल या केमिकल मेथड से इसको रोक सकते हैं, इसीलिए हमारे लिए एक चैलेंज है। रेडियो एक्टिविटी को समझना आसान है, रेडियो एक्टिविटी की एनर्जी को यूज करना आसान है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी को संभालना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये आपका किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज से रुकने वाला नहीं है। आप अगर किसी रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हैं, केमिकल रिएक्शन को, आप भाई साहब उसके रीजंस को स्टॉप कर दीजिए। कोई हीट से हो रहा है तो हीट को स्टॉप कर दीजिए, कोई रिएजेंट से हो रहा है तो रिएजेंट को स्टॉप कर दीजिए, आप भाई साहब केमिकल रिएक्शन को बंद कर दवा देंगे, लेकिन इसको आप बंद नहीं करवा सकते, ठीक है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में। अदरवाइज दिस इज द बेस्ट एंड इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। So it is not affected by physical and chemical conditions. A radioactive nucleus can disintegrate immediately or may take infinite time. तो अलग अलग भाई साहब टाइम पीरियड होता है सबका, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन का। किस रेट से कौन सा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर रहा है ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैन डिसइंटीग्रेट इमीडिएटली और मे टेक इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। Generally, all are called radiation, even though only gamma is actually a form of electromagnetic radiation. तो अल्फा रेडिएशन को भी हम भाई साहब रेडिएशन बोलेंगे, बीटा रेडिएशन को भी हम बीटा रेडिएशन बोलेंगे, ठीक है। ऑल आर कॉल्ड रेडिएशन, इवन दो ओनली गामा इज एक्चुअली फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो गामा ही आपका सही तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, गामा रेज जिसको हम बोलते हैं। क्यों गामा को ही हम भाई साहब बोलेंगे ऐसा? आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसमें आपने देखा है भाई साहब विजिबल रीजन होता है, इंफ्रारेड रीजन होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, कॉस्मिक रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, और उसमें भाई साहब होता है गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन भी उसमें होगा, लेकिन अल्फा और बीटा रेडिएशन नहीं होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा रेडिएशन आर नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। रेडियो एक्टिव लॉ, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, rate of disintegration of atoms at any instant is directly proportional to the number of atoms present at that instant. उस instant में कितने number of atoms present है, rate of radioactive disintegration, ठीक है, rate of radioactive disintegration will be directly proportional to the number of atoms present at that particular instant. उस टाइम पे कितने atoms present है, ठीक है, जितने ज्यादा atoms present रहेंगे उतना ज्यादा disintegration का rate होगा, ठीक है। rate मतलब क्या? Rate at which the atoms are disintegrating with respect to time. Rate of disintegration of atoms at any instant is directly proportional to the number of atoms present at that instant, ठीक है। That is activity A is equal to number of disintegrations per unit time. तो आपका भाई साहब ये क्या हो रहा है? dn by dt that is equal to delta n। समझ में आ रहा है? ये आपका रेट है, दिस इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कितने एटम्स कितने यूनिट टाइम में डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। दिस इज इक्वल टू और रादर प्रोपोर्शनल टू n। समझ में आ रहा है? यही हमने बोला ना, रेट एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स एट दैट इंस्टेंट। तो इसको अगर भाई साहब मैं इक्वलाइज करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैम्डा n, वेल लैम्डा इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे dn by dt विल बी इक्वल टू लैम्डा n, ठीक है। सो एक्टिविटी नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू लैम्डा n, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्ली, लैम्डा इज डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो लैम्डा भाई साहब क्या हो जाएगा? डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट। तो dn by dt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, dn by dt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? dn by dt will be equal to lambda into n. So the rate of radioactive disintegration will be equal to lambda times of n, where lambda is the disintegration constant. Are we clear to this one people? हम बहुत बढ़िया भाई साहब। dn by dt is equal to minus ओके पीपल। सो आपका रेडियो एक्टिव लॉ और एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा भाई साहब? R इज इक्वल टू dn by dt इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n, ठीक है। dn by dt will be lambda times of n, where n is a total number of nuclei, lambda is a decay constant or disintegration constant which depends upon the nature of the element. So dn by dt is directly proportional to n, dn by dt is minus lambda of n. Negative sign indicates that as time increases n decrease होगा भाई साहब, जैसे जैसे आपका भाई साहब टाइम इंक्रीज होगा
जैसे जैसे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एज टाइम इंक्रीजेस एन डिक्रीज हो जाएगा भाई साहब आपका, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा एन आपका क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। ये नहीं समझेंगे ऐसे लोग हैं ना, बाप रे बाप इस बिल्डिंग में। हाँ है कि dn बाई dt ये आपका रेट है, ठीक है, क्या ये डिक्रीज होगा विथ पासेज ऑफ टाइम, द नंबर ऑफ एटम्स विल दे डिक्रीज, दे विल डिक्रीज, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। तो ये डिक्रीज होगा, तो क्योंकि ये डिक्रीज होता रहेगा तो रेट भी डिक्रीज होता रहेगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर देयर, इफ दिस डिक्रीजेस द रेट विल आल्सो डिक्रीज, ठीक है। तो आपका भाई साहब dn बाई dt दिस विल बी माइनस ऑफ लैम्डा n, माइनस ऑफ लैम्डा m। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एज टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट आपका n आपका डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या हो जाएगा, m बाई m इंटू Na, m बाई m मतलब क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स है ना भाई साहब, नंबर ऑफ एटम्स है ना, तो आपका Na नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, मतलब एक मोल हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ मोल्स अगर समझ लो 3 मोल्स हैं तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, ये आपके नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, है ना। क्लियर है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। देखो एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, Na नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है। 1 मोल हैज दिस मच नंबर ऑफ एटम्स। तो अभी समझो, जैसे समझो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का एक सैंपल है जो कितना है भाई साहब, लेट्स से 64 ग्राम्स का सैंपल है। तो इसमें कितने एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के, तो आप क्या बोलोगे भाई साहब, ऑक्सीजन का एक मोल मतलब कितना हो गया, एक मोल मतलब कितना हो गया 32 ग्राम्स, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, अरे Na ना 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। एटम्स कितने होंगे बोलो, एटम्स होंगे 2 इंटू Na, इतने एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे 64 ग्राम्स में कितना हो जाएगा, 64 ग्राम्स में 64 इंटू 2 इंटू Na, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 64 इंटू 2 इंटू Na अपॉन कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 32, तो ये हो जाएगा आपका 4Na। समझ में आता है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके, ठीक है। तो m बाई n वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। यूनिट ऑफ लैम्डा इज पर सेकंड, यूनिट ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा भाई साहब पर सेकंड। लैम्डा क्या है आपका, देखो डिसइंटीग्रेशन, ये आपका dn बाई dt है और ये आपका क्या है माइनस लैम्डा n है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा भाई साहब dn बाई dt, ठीक है, और अपॉन n, ठीक है। तो ये इसका और इसका यूनिट सेम ही होगा ना भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, तो इसका क्या हो जाएगा पर सेकंड हो गया, देखो दिस विल बी पर सेकंड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यूनिट ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा पर सेकंड, इफ nt unit of lambda is per second, if nt is the number of atoms at any instant t and n0 is the number of atoms at t is equal to 0, ठीक है, देन हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, nt is equal to no into e minus lambda t। अभी देखो यहां पे जब t is equal to 0 है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हाय हाउ आर यू, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं भाई साहब n नॉट, ठीक है, जब t is equal to 0 है। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, n at time t, number of atoms at time t, this will be equal to number of atoms at time t is equal to 0 into e raised to minus lambda by t, ठीक है, n is equal to 0 e raised to minus lambda by t। क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। सो फ्रॉम डीके लॉ dn by dt is equal to minus lambda n, इसको देखो कैसे आप प्रूव करेंगे, देखो dn, तो इसको कैसे आप प्रूव करेंगे, देखो dn by dt हम क्या प्रूव कर चुके हैं, माइनस लैम्डा n है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी हम यहाँ पे dn लेते हैं और ये हो गया आपका माइनस लैम्डा n dt, है ना। तो इसको भाई साहब इधर लेकर आ जाओ, dn बाई n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। अभी इंटीग्रेट कर दो भाई साहब, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो dn बाई n, ठीक है, dn बाई n और यहाँ पे माइनस लैम्डा, इसको भाई साहब आप इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस लैम्डा टी हो गया, माइनस लैम्डा टी हो गया, और इधर कितना हो गया dn बाई n, ये कितना हो गया आपका log n, है कि नहीं, log n,
तो log n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, log n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। तो आप देखो यहां पे log 10 क्यूब, ये सॉरी आपका 10 क्यूब अगर आपका होता है 1000, तो आप यहां पे क्या लिखते हो भाई साहब? व्हाट वुड यू राइट? 10 क्यूब अगर आपका 1000 है तो आप यहां पे क्या लिखोगे? log बेस 10 1000, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा देखो log, ठीक है, log 10 मतलब आपका log यहां पे देखो log n है ना, तो log 10 बेस 1000 इक्वल टू 3 है। तो 10 क्यूब को आप क्या लिख रहे हो भाई साहब? 1000 लिख रहे हो। तो यहां पे क्या लिखोगे देखो n, इसको अगर मुझे निकालना हो तो क्या हो जाएगा बताइए? n 10 क्यूब है ना, log 10, तो ये 10 यहां पे भाई साहब e है, e, ठीक है, e है, तो दिस विल बी e रेज टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है, e रेज टू माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू n, n की वैल्यू ये हो गई भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी यहां पे n जो है वो कहां कहां के बीच में रहेगा? देखो यहां पे क्या है आपका dn बाई dt, dn बाई dt है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है, dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, क्लियर है, ओके। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dn की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस लैम्डा टी dt, ठीक है, माइनस लैम्डा टी dt, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इफ वी आर इंटीग्रेटिंग इट, तो ये हो गया आपका dn, दैट विल बी माइनस लैम्डा टी dt, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम